नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। पीएम मोदी को सुनकर सब हैरान हैं। 2024 में 370 लाने का ऐलान कर दिया है। अब की बार 400 पार। मोदी के संसद में इस बड़े ऐलान का रियलिटी टेस्ट करेंगे कि 400 पार अगर मोदी जाएंगे तो जाएंगे कैसे। पीएम मोदी ने संसद में ऐसा क्या कहा कि केजरीवाल आज सो नहीं पाएंगे। मोदी आकर 9 साल में काम न करते तो देश कहां खड़ा होता, इसे आपको आंकड़ों के जरिए समझाऊंगा। संसद में पीएम मोदी के भाषण के वो हिस्से जो नहीं सुने तो क्या सुना बॉस, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी के बजट में अयोध्या और सनातन के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं। सीएम योगी का वो काम जिससे मौलाना ब्रिगेड के होश उड़ जाएंगे। राम मंदिर देख मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं पर क्या एक्शन हुआ, आज इसका चैप्टर भी है। और आखिर में किस्सा अनसुना, देश के सैनिकों से किया वो वादा जो मोदी ने 6 महीने में पूरा कर दिया था, आज उसका किस्सा भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। झारखंड में आज सीएम चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, विरोध में 29। विश्वास मत में वोट डालने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी सदन आए थे। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में भाषण भी दिया और दावा किया कि अगर ईडी उनके खिलाफ जमीन कब्जे का आरोप साबित कर दे तो वो राजनीति से संन्यास लेकर झारखंड छोड़कर चले जाएंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से मेयर के चुनाव को कंडक्ट किया गया वो बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेयर चुनाव से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और वीडियोग्राफी हाईकोर्ट के पास सुरक्षित रखे जाएं। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर के वीडियो को रिट्वीट करने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ हुए केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने निचली अदालत की तरफ से मानहानि के मामले में समन जारी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानि से जुड़ी सामग्री को रीट्वीट करना भी मानहानि के समान है। 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीयों का दबदबा देखने को मिला है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जबकि बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। साथ ही शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति एक एल्बम दिस मोमेंट को भी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी को सुन सब हैरान। 2024 में 370 लाने का कर दिया ऐलान। अब की बार 400 पार। मोदी के संसद में इस बड़े ऐलान का रियलिटी टेस्ट करेंगे। मोदी आकर 9 साल में जो काम उन्होंने किया वो नहीं करते तो देश कहां खड़ा होता, आज इसको आपको आंकड़ों से समझाऊंगा। इस देश में बहुमत की सरकार बनाना बहुत मुश्किल रहा है। आज से 40 साल पहले राजीव गांधी के समय कांग्रेस को 1984 में पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद 30 साल बॉस किसी को पूर्ण बहुमत आया ही नहीं। लोग 272 पार ही नहीं कर पाते थे। 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी को 2014 में पूर्ण बहुमत मिला। जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं किया, वो उन्होंने बैक टू बैक दूसरी बार 2019 में करके दिखाया। और अब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बॉस 2 क्या, मैं तो हैट्रिक मारने वाला हूं और फिर इस बार 272 पार करूंगा। बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लाकर दिखाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर बोल रहे हैं बॉस, और संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस देश में 10 साल सरकार चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि जनता का मूड बिगड़ता है तो 5 साल किसी को रहने नहीं देती। हटो, ये हिसाब रहता है पब्लिक का। हर 5 साल में चुनाव आने पर नेता डरता है कि वो सरकार रिपीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं जहां 10 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री को लगता है कि वो तो पिछले 2 बार से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। क्या आपने ऐसे किसी नेता को पहले कभी देखा या सुना है जो संसद के अंदर खड़े होकर सबके सामने ऑन रिकॉर्ड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास से बोल रहे हो कि इस बार के चुनाव में वो इतनी सीटें जीतने वाले? संसद में खड़े होकर बॉस, ऐसे बयान रैलियों में दिए जाते हैं।
ऐसे नंबर इंटरव्यू में बताए जाते हैं, लेकिन संसद में बोलना यह एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और यह हिम्मत सिर्फ और सिर्फ कोई दिखा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनको अपने काम पे भरोसा है। और ना सिर्फ चुनाव में जीत का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे नंबर भी बता रहे हैं कि कम से कम इतनी सीटें तो बीजेपी को आएंगी। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात रख रहे थे, और आज जो उन्होंने कहा है 2024 में कितनी सीटें आएंगी, लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले इसको सुनिए, फिर इसका रियलिटी टेस्ट भी करेंगे। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 10 साल सरकार चलाने के बाद ये नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है कि लोकसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं। अच्छा, 2019 में नहीं बोले लोकसभा में खड़े होकर कि इतनी सीट आई, लेकिन इस बार बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह आंकड़ा ऐसे ही नहीं दे दिया, उन्हें अपने काम पर भरोसा है और अपने काम की स्पीड पर भरोसा है। काम की स्पीड तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नजर नहीं आता। जैसे देश में अगर आप एयरपोर्ट का आंकड़ा देख लीजिए, 1947 से 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट बने, और 2014 से लेकर 2022 के बीच में 148 एयरपोर्ट बने। बॉस, इसी बात पर, इसी स्पीड पर नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं कि बॉस, जो 47 से 14 में हुआ उससे ज्यादा तो मैं करके दिखा रहा हूं, डबल करके दिखा रहा हूं, देखिए 10 साल। अगर नरेंद्र मोदी की पहले की सरकारों की स्पीड से चलते तो देश में 148 एयरपोर्ट बनने में 67 साल लग जाते, जिस स्पीड से बन रहा था, और 148 एयरपोर्ट बनने में 67 ईयर और बनते। मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। इसी तरह आप रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड देख लीजिए। 1947 से 2014 तक 21,801 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जबकि 2014 से 2023 के बीच, यानी मोदी सरकार के 9 साल में 37,011 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर पहले की सरकारों की स्पीड से चलते तो इस 37,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने में 116 साल लगते। बॉस, 116 साल, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 साल में हुआ है। तो भाई खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे 370। इसी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में सिर्फ 1,153 करोड़ रुपए हुआ करता था। मोदी सरकार में यह 14 गुना बढ़कर साल 2022-23 में यह 15,920 करोड़ रुपए हो गया। अगर पहले की सरकारों का मोटा मोटा कैलकुलेशन भी पकड़ लें और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने की स्पीड देखी जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले की सरकारों की स्पीड से 15,920 करोड़ रुपए होने में 868 साल लग जाते। बॉस, 868 साल, क्या ही का हिसाब होता, आप सोचिए। इसी तरह अगर देश में एमबीबीएस सीटें देखें, 2014 तक 51,348 एमबीबीएस सीटें थी, और ये 96.7% बढ़कर 2023 में 1,01,043 हो गई। अगर पिछली सरकारों की रफ्तार से चलते तो इसमें भी 64 साल लगते, जो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। पीएम मोदी ने आज उनकी सरकार के काम करने की इसी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड की बात की और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बॉस, जहां देश आज खड़ा है ना, वहां खड़े होने में भी दशकों लगते। सुनिए एक बार पीएम। हमने गरीबों के लिए
4 करोड़ घर बनाए, और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते। 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते। एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आज पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के वो दिन भी याद दिलाए जब यूपीए सरकार के बड़े अर्थशास्त्री कहा करते थे कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 दशक लगेंगे, यानी 30 साल। जब नरेंद्र मोदी ये गारंटी दे रहे हैं कि वो तीसरे टर्म में ही, यानी 15 साल के पहले ही भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, तो यही लोग कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो अपने आप ही भारत बन जाता है। सुनिए इस पर पीएम मोदी ने आज संसद में खड़े होकर क्या कहा। विजन फॉर द फ्यूचर, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। I now wish to look forward and outline a vision for the future. आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर, आगे वो कह रहे हैं देयर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं, there is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के बारे में जिक्र किया, जिनके मुताबिक 30 साल लगेंगे भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। हम आपको मिलवाते हैं उस व्यक्ति से जिन्हें पीएम मोदी ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बता रहे थे। दरअसल पीएम मोदी ने यह बात यूपीए सरकार के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम को लेकर बोली थी, जिन्होंने फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि भारत 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 3 दशक में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3 दशक यानी 30 साल। सुनिए तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या कहा था। I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China.
Just as the fortunes of the developed countries affect the emerging economies today, the fortunes of China and India will in the future have a significant impact on the rest of the world. We therefore owe a responsibility not only to ourselves but to the whole world to keep our economy in robust health. तब के वित्त मंत्री 30 साल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे थे, और वो भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे थे कि मुझे विश्वास है, जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि तीसरे टर्म में बॉस बना दूंगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैसे पीछे दमनम नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कई जानकार ये कह रहे हैं कि भारत तीन दशक में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जिस काम को अपने तीसरे टर्म में करने वाले हैं, उस काम के लिए मनमोहन सिंह सरकार कह रही थी कि 30 साल लगेंगे। और इसलिए आप फर्क देखिए, ये फर्क, इसी फर्क को लेकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बनता है कि बॉस मैं जीत कर दिखाऊंगा। फरवरी 2014 कांग्रेस की गारंटी क्या थी? कांग्रेस की गारंटी थी कि 2044 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन जाएगी। यह कांग्रेस की गारंटी थी। दिसंबर 2023 एस&पी ग्लोबल का अनुमान क्या है? एस&पी ग्लोबल, उसका अनुमान क्या है कि 2030 तक, 2030 तक भारत क्या बन जाएगा? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। नरेंद्र मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी क्या है भाई? वो कह रहे हैं बॉस छोड़ो उसको, वो क्या बोल रहा है, 2029 से पहले, मतलब तीसरा टर्म पूरा होने से पहले वो कह रहे हैं मैं बना दूंगा थर्ड लार्जेस्ट, छोड़ो एस&पी। हालांकि बनेगी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक, ये एस&पी भी कह रही है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि भाई मैं उससे पहले बना के दिखाऊंगा, छोड़ो ना। इसी वजह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो अपनी सीटों का आंकड़ा तक बता दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सीटों के आंकड़े को कम करने के लिए ही इंडी गठबंधन बना। इंडी गठबंधन का प्लान यह था कि अगर नरेंद्र मोदी को हरा ना पाए तो कम से कम उन्हें पूर्ण बहुमत से भी रोक देंगे तो शायद कुछ खेल हो जाए। लेकिन इंडी गठबंधन का प्लान तो काम करता नहीं दिख रहा। उल्टे नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन का गेम बिगाड़कर खुद को बहुमत से कहीं ज्यादा का नंबर दे दिया। इसी तरह से इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं, कोई सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही। इसी बात पर पीएम मोदी ने तो आज इंडी गठबंधन के बारे में कह दिया कि इनके अलायंस का तो अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। इंडी गठबंधन पर आज पीएम ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाता हूं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? विपक्ष का बैलेंस बिगड़ चुका है और उधर नरेंद्र मोदी अपने बैलेंस में और सीटें जोड़ते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आंकड़ा दिया है वो कोई मामूली आंकड़ा नहीं है बॉस। 370 सीट जीतना कोई हवाबाजी नहीं है। 370 सीट का क्या मतलब है, आपको इसको थोड़ा आंकड़ों से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा चैलेंज ले रहे हैं बीजेपी के लिए 370 सीट की बात का। 370 सीट का मतलब, इसका मतलब समझिए बॉस, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 370 सीट का मतलब है कि जो बहुमत होता है 272 का, बहुमत से 98 सीट ज्यादा, 98 सीट प्लस
ये कोई मामूली बात नहीं भाई कि बहुमत से 100 सीट के करीब आप ज्यादा ले आए। इसका मतलब है कि 2019 से 67 सीट प्लस की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 67 सीट जोड़ने की बात कर रहे हैं। 370 सीट का एक मतलब यह भी है कि जितनी सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, उससे ज्यादा सीटें खुद जीतने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट कितने हैं? संभावित कैंडिडेट, कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट 300 से लेकर 350, इतनी ही सीटें मिल रही हैं। कोई तो दे नहीं रहा उनको सीट, तो इतने ही कैंडिडेट लड़ेंगे 300 से 350। हम तो मैक्सिमम 350 कर दिए। बीजेपी कह रही है कि हम 370 जीत लेंगे। मतलब जितने कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतारेगी, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यह समझिए 370 का मतलब। विपक्ष में साफ साफ खलबली दिख रही है, इसलिए भगदड़ मची है। फिर भागने की फिराक में नेता दिख रहे हैं। बड़े बड़े सियासी प्लेयर्स के बारे में चर्चा है कि या तो वो अपनी सीट बदल लेंगे या लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जैसे सोनिया गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार वो अपनी परंपरागत रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ें। सोनिया गांधी के बारे में चर्चा है कि वो अपनी सीट बदल सकती हैं या फिर वो राज्यसभा भी जा सकती हैं। राहुल गांधी के बारे में भी एक चर्चा है कि वो इस बार भी सीट बदल सकते हैं। वो पिछली बार अमेठी में हार गए थे और केरल की वायनाड सीट से जीते थे। लेकिन राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर इंडी गठबंधन में लेफ्ट के लोगों का कहना है कि राहुल को वायनाड सीट से नहीं लड़ना चाहिए। तो हो सकता है राहुल गांधी की सीट भी बदले। उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो खुद कह दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। आज संसद में पीएम मोदी ने भी यही कहा कि विपक्ष में बहुत से लोग चुनाव लड़ने तक का हौसला खो चुके हैं। सुनिए एक बार पीएम को। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। विपक्ष में हर नेता अपना रास्ता तलाश रहा है। कोई नरेंद्र मोदी के सामने नहीं आना चाहता। क्या इसका मतलब यही है कि 2014 की मोदी लहर और 2019 की मोदी लहर से भी बड़ी लहर 2024 में आने वाली है? क्या इस लहर के संकेत मिलते ही नीतीश कुमार जैसे नेता इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए? क्या इसी वजह से उद्धव ठाकरे के भी तेवर बदल गए हैं? क्योंकि आप देखिए, नीतीश कुमार तो वो नेता हैं जिन्होंने इंडी गठबंधन बनवाया था। उनका इंडी गठबंधन छोड़कर नरेंद्र मोदी के पाले में आने का मतलब यही है कि इंडी गठबंधन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसी बात कह दी जिससे बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे के मन में नीतीश कुमार जैसा कुछ प्लान चल रहा है। एक बार सुनिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से क्या कहा है। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी, आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधानांना मी अजूनही शत्रू नाही मानत, ते मला मानतायत, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला। यानी उद्धव ठाकरे ये याद दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि भाई हम तो आपको अपना दुश्मन मानते ही नहीं, आप हमको माने बैठे हो। अब लोग कह रहे हैं बॉस ये तो संकेत दे रहे हैं वो कि हमको भी फिर पुरानी दोस्ती कर ली जाए क्या। 370 सीटों के कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से घर घर से जुड़े जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, उससे 370 का आंकड़ा भी नामुमकिन नहीं लगता। क्योंकि आप यह भी देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर खुलने के बाद से रोज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन के लिए 13 दिन में 27 लाख लोग आ चुके हैं। आज पहली बार संसद में पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। लोकसभा में जय श्री राम के नारे भी लगे। देखिए जरा।
आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। जब सारे फैक्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष में तो फिर विपक्ष के लिए कोई चांस ही नहीं दिखता। फिर भी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्ष आजकल 3 बड़े मुद्दे उठाता है और उन 3 मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आज पीएम ने इनका भी जिक्र किया। क्या कहा आपको आगे बताऊंगा। विपक्ष के 3 मुद्दे, वो 3 मुद्दे कौन है जो बार बार विपक्ष उठाता है? नंबर 1, ओबीसी का मुद्दा। दूसरा, विपक्ष कहता है कि भाई देश में बहुत महंगाई है, नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे, तो दूसरा मुद्दा महंगाई का है। तीसरा मुद्दा ईडी और सीबीआई, इनकी जो जांच चलती है उसका मुद्दा उठाता है। अब ऐसा आज पीएम ने क्या कह दिया कि केजरीवाल जी को पता नहीं आज रात में नींद आएगी कि नहीं, वो आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ओबीसी मुद्दे के बारे में बताता हूं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। वो आजकल जहां भी जाते हैं ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज एक झटके में कैसे राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड को तार-तार कर दिया। आप राहुल गांधी को भी सुनिए और पीएम मोदी ने कैसे राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड को फेल किया संसद में आज, वो भी देखिए। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या, जरा निकाल के देखिए। यानी ओबीसी के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी ने फेल कर दिया। आदिवासी की बात राहुल गांधी करते हैं, देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं भाई, आदिवासी समाज से आती है। विपक्ष का एक मुद्दा महंगाई भी है, लेकिन आज पीएम मोदी ने महंगाई पर भी कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड निकाल कर दिखा दिया कि कैसे कांग्रेस सालों साल महंगाई पर बहाने बनाती थी और कैसे कांग्रेस के आने पर महंगाई बढ़ जाती थी। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर मैं आपको पुरानी बातें और ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बातें की गई है। मैं जरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सच्चाइयां आनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। मैं कुछ वक्तव्य इस सदन में आज कहना चाहता हूं और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कभी और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से
मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये उस समय की बात है। उन्होंने माना था लाल किले से, चारों तरफ महंगाई बढ़ी है। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद एक और वक्तव्य का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग, मैं कोट बता रहा हूं, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था, उन्हीं के कार्यकाल में। तब देश का पीएम रहते उन्होंने 12 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे थे। हमने भी पुराने भाषण निकाले और इन भाषणों को सुनकर हैरानी भी हुई कि महंगाई को लेकर एक ही बात नेहरू सालों साल रिपीट करते रहे। आप सुनिए उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1948 में क्या कहा, और फिर 11 साल बाद 1959 में फिर महंगाई को लेकर क्या कहा था। सुनिए नेहरू जी के पुराने भाषण आपको सुना रहा हूं। आजकल के और मुसीबतों में जो हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबतें फैली हैं आम जनता पर, उनमें फंसे। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की और इस तरह की बातें। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हमारे इस समय, हालांकि काबू में वो आएगी। 11 साल तक वो यही कह रहे हैं कि महंगाई काबू में आएगी आएगी। अरे कब आएगी बॉस? सिर्फ नेहरू ही नहीं, इंदिरा गांधी भी महंगाई को लेकर वही बातें कहती थी जो नेहरू कहा करते थे कि कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई कंट्रोल में करना है। हमने इंदिरा गांधी के भी पुराने भाषण सुने, कैसे उनमें भी यही बातें होती थी। एक बार सुनिए इंदिरा गांधी जी को। लेकिन ये भी हमको देखना है कि जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं। हमको ये देखना है कि जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी कीमतों को कैसे थामें। यानी एक ही बात नेहरू से लेकर इंदिरा तक सभी कहते रहे। हमने आपको पहले ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कि यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में महंगाई होती थी बॉस। नरेंद्र मोदी के राज में तो डबल डिजिट कभी गई ही नहीं, और यही बात पीएम मोदी याद दिला रहे हैं। पीएम मोदी ने आज ये बात भी बताई कि कैसे कांग्रेस, जब भी सरकार कांग्रेस की आती थी तब महंगाई बढ़ जाती थी। अगर आप देखेंगे, मैं आपको हिसाब दिखाता हूं, महंगाई और कांग्रेस का रिश्ता दिखाता हूं। इन दोनों का कनेक्शन देखिए बॉस। कांग्रेस की सरकार 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो रहा, मैक्स इन्फ्लेशन, मैक्स महंगाई कितनी गई थी आपको पता है? 28.6%, 28.6%। ये 1974 में महंगाई दर आपको बता रहा हूं, 28.6%। कांग्रेस की सरकार रही 1980 से लेकर 1989 तक। मैक्स इन्फ्लेशन कितना गया आपको पता है? हाईएस्ट इन्फ्लेशन, मैक्स महंगाई कितनी गई भाई? 13.1%। ये 1981 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 13.1%। कांग्रेस की सरकार रही 1991 से लेकर 1996 तक। इसमें मैक्स महंगाई दर कितनी रही? 13.9%। ये 1991 का आपको बता रहा हूं, 14% महंगाई। फिर आई बीजेपी की सरकार 1999 से लेकर 2004, ये बीजेपी की सरकार थी। इसमें मैक्सिमम महंगाई दर कितनी गई? 4.7%। ये 1999 में गई।
मतलब कांग्रेस आती है तो महंगाई लाती है, ये नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो आंकड़ों में दिखता है। फिर आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही, इसमें हाईएस्ट इन्फ्लेशन कितना गया, मैक्स महंगाई जो गई वो कितनी गई 12%, जो कि 2010 में थी 12%, फिर डबल डिजिट में। और मोदी सरकार 2014 से लेकर 2024, ये मोदी सरकार का बता रहा हूं, मैक्सिमम महंगाई कितनी गई है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन, मैक्स महंगाई नरेंद्र मोदी के जमाने में कितनी गई है 6.7% 2022 में। और यह तब है जब कोरोना का संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, पता नहीं क्या क्या आके चला गया। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं और ये सालाना महंगाई दर के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बॉस कि कहां कांग्रेस आई तो महंगाई लाई, ये हर बार ट्रैक रिकॉर्ड में नजर आता है। विपक्ष का तीसरा मुद्दा यह है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में ईडी एक्शन ले रही है उससे विपक्ष बहुत टेंशन में है और इस एक्शन पर यह कहकर राजनीति होती है कि सरकार ने ईडी जैसी एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा दिया है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू परिवार। आज पीएम मोदी ने इसी पर संसद में कुछ ऐसा कह दिया जिससे शायद आज अरविंद केजरीवाल को नींद भी ना आए, क्योंकि केजरीवाल इस वक्त सीधे ईडी की रडार पर है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यही कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल का नंबर अगला है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एजेंसियों के एक्शन पर आज संसद में क्या कहा, वो भी सुनिए। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। आज संसद में पीएम मोदी ने परिवारवाद की परिभाषा भी विपक्ष को समझाई। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद वो है जिसमें एक परिवार के नाम पर ही पार्टी लिख दी गई है। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर, जन समर्थन से
एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। तो प्रधानमंत्री ने आज एक एक आरोप पर अपना पक्ष रखा और अपने काम गिनाए, अपने काम की स्पीड गिनाई और दावा ठोक दिया संसद में खड़े होकर कि 370 सीटें जीतने जा रहा हूं और 400 एनडीए जीतने जा रही है। लेकिन यह तो नरेंद्र मोदी की बात हुई। अब जरा योगी की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगली क्लास। सीएम योगी ने यूपी के बजट में अयोध्या और सनातन के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी का वो काम जिससे मौलाना ब्रिगेड के होश उड़ जाएंगे। राम मंदिर देख मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं पर क्या एक्शन हुआ है, अब इसका चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अयोध्या के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे। ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीति में बाबरी और अयोध्या का जिक्र बार बार करते हैं। कुछ मौलाना मुफ्ती भी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बनने को अभी तक पचा नहीं पा रहे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में तो यह संभव नहीं है कि यहां पर कोई मौलाना भड़काऊ बयान दे। भाई उनको पता है योगी जी बर्दाश्त नहीं करते। इसी वजह से दूसरे राज्यों में ये मुफ्ती मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे ओवैसी हो फिर मौलाना हो, ये सभी लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से अभी इतना परेशान हैं। तो सोचिए जब ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बारे में जानेंगे तो इनका क्या हाल होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बजट में वो प्रावधान किए हैं जिससे मौलाना ब्रिगेड के होश उड़ जाएंगे। बजट उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है और इस बजट में अयोध्या के कायाकल्प का रोडमैप पेश किया गया कि कैसे अयोध्या का विकास किया जाएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। हवाई पट्टियों के निर्माण और विस्तार के लिए जमीन खरीद के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राम मंदिर तक जाने वाली सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का बजट श्री राम को समर्पित है और श्री राम की लोक मंगल की भावना के साथ प्रदेश की जनता के लिए काम किया जा रहा है। सुनिए एक बार सीएम योगी को। आज का जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
सीएम योगी का फोकस सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा राज्य के दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए गए। बरेली के नाथ कॉरिडोर और कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर और विंध्यवासिनी धाम के विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए भी प्रावधान रखा गया। वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ, सबका विकास किया जाएगा। वो सड़कें जो धार्मिक स्थल तक जाती हैं उनके लिए 1,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। धार्मिक पर्यटन की वजह से यूपी में पिछले साल 37 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे, ये भी याद रखें। तो ये सिर्फ धर्म के लिए काम नहीं हो रहा है, ये राज्य के विकास के लिए और लोगों को रोजगार मिले उसके लिए भी काम हो रहा है। इन्हीं सब बातों से मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग भड़काने में जुट गए, क्योंकि ये लोग यही काम पहले भी करते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने पहली बार हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं दिया है, वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ इसी तरह के भाषण देते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी का एक पुराना भाषण सुनाता हूं, सुनिए और देखिए कि कितनी नफरत इनके अंदर है। हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उनको ये बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात, जब शेर अपने शेरी भूल जाता है तो भौंकने लग जाते हैं, और हालात यही है। को मकाम मिल जाता है और उसको भोंक भोंक करके याद दिलाते हैं, तेरा काम ये नहीं है नाली गटर चौक पर बैठना, तू मोहम्मद अरबी का शेर है, खड़ा हो जा। और इंशाअल्लाह जिस दिन तुम खड़े हो गए, मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक के अखलाक की और उनकी सुन्नतों की और उनके मोहब्बत के जामे पहनकर निकल पड़ो। बस बात इतनी है। एक अधिकारी साहब हैं, वो कह रहे थे कि आप इतना भड़काते हैं बयानों में, भड़काऊ बयान होते हैं। मैंने कहा मैंने कभी भड़का कर फसाद दंगा नहीं कराया। हाँ, अगर भड़काने का मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूँ इससे भड़कते हैं, तो हाँ मैं भड़काता हूँ और चाहता हूँ इतना भड़के नौजवान कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना लें। यानी इस तरह की बातें कर भी रहे हैं और खुलकर बोल भी रहे हैं, लेकिन एक्शन अब धीरे धीरे सब पर हो रहा है। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। आज नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक किस्सा आपके लिए लेकर आया हूं। बात साल 2009 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो गुजरात के कच्छ में नया साल मनाने के लिए बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के जीरो लाइन पिलर तक जाने की इच्छा जाहिर की। तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ अधिकारी से कहा कि वो फेंसिंग क्रॉस करके जीरो लाइन के पास जाना चाहते हैं। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि फेंसिंग क्रॉस करने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं जिनका पालन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी नॉर्म्स का पालन करेंगे। जीरो लाइन तक जाने के रास्ते में 150 मीटर का दलदल था। नरेंद्र मोदी ने ऊंट पर बैठकर दलदल वाला 150 मीटर का इलाका पार किया। नरेंद्र मोदी जीरो लाइन पर पहुंचे और जवानों के साथ वहां तस्वीर खिंचवाई। जवानों से पूछा कि आप लोगों को यहां कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है। जवानों ने कहा कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है, रोजाना 50 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगले ही मिनट नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 1 जनवरी है, 6 महीने के अंदर आपको पाइपलाइन से साफ पानी मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने जर्मनी से खास किस्म के पाइप मंगवाए, बीएसएफ कैंप के पास एक बड़ा पानी का टैंक बनवाया। 6 महीने के अंदर जून 2009 में जवानों को पाइपलाइन से साफ पानी मिलने लगा, जो काम सालों से नहीं हो पाया था। तो ये हो गया आज का अनसुना किस्सा।